हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर एसिड बेस एंड सॉल्ट का। लास्ट लेक्चर में क्या क्या हम स्टडी कर चुके हैं और आज हमें क्या स्टार्ट करना है पहले वो जान लेते हैं। इन लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटली स्टडीड अबाउट दी इंडिकेटर क्या होते हैं और पीएच क्या होती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुके हैं। तो इंडिकेटर एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, जो एसिड बेस की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं। किस तरह से इंडिकेट करेंगे, या तो इनके कलर में चेंज होगा या फिर इनकी ऑर्डर में स्मेल में कोई चेंज होगा। इस बेसिस पर आपने दो टाइप के इंडिकेटर स्टडी किए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एंड विजुअल इंडिकेटर। अब इनमें इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कौन सा था, जैसे कि फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर होता है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, टर्मरिक जूस है, जो कि अलग अलग सब्सटेंस में अपने कलर डिफरेंट शो करेंगे। फिनोल्फ्थेलिन कैसा कलर देगा बेसिक सॉल्यूशन में? पिंक कलर। फिनोल्फ्थेलिन का नेचर कैसा होता है? एसिडिक, इसलिए एसिडिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन में फिनोल्फ्थेलिन किसी तरह से कलर चेंज नहीं करेगा। फिनोल्फ्थेलिन का कलर कैसा होगा? कलरलेस सॉल्यूशन होता है, तो कलरलेस से पिंक हो जाता है ये बेसिक सॉल्यूशन में। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे मिथाइल ऑरेंज के पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल इस तरह से हो सकता है, आपको कोई सब्सटेंस गिवन हो सकता है और उस सब्सटेंस में इंडिकेटर में चेंज पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो गिवन सब्सटेंस, जैसे कि एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और पूछा जाएगा कि फिनोल्फ्थेलिन का कलर किस तरह का हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में। तो अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन का नेचर पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। आप ये काफी अच्छे से जानते हैं कि फिनोल्फ्थेलिन जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस ही रहता है, बट आपको ये पता तो चले कि गिवन कंपाउंड का सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो उसके लिए आपको रिमेनिंग कंटेंट भी स्टडी करना होगा और इस टाइप के कंपाउंड के सॉल्यूशन का नेचर कैसा बनेगा ये हम स्टडी करेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन में। हमारे अगले टॉपिक में जिसमें हम सॉल्ट सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे होते हैं और सॉल्ट सॉल्यूशन की पीएच किस तरह से वेरी कर सकती है। चलिए पहले बात करते हैं पीएच की, जो भी लास्ट क्लास में कंप्लीट हो चुका है। और पीएच में मैंने आपको बताया था पीएच डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। H+ आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम, जिससे हम क्या बोलते थे पीएच वैल्यू। पीएच डिपेंड करता था H+ कंसंट्रेशन पर। आपको काफी अच्छे से बताया गया है सॉल्यूशन चाहे एसिडिक हो, बेसिक हो या न्यूट्रल, एक्वस सॉल्यूशन में दोनों तरह के आयंस हमेशा प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। मींस H+ या मैं बोल दूं H3O+ और OH- दोनों की प्रेजेंस होगी, बस कंसंट्रेशन में डिफरेंस अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग होगा। एसिडिक सॉल्यूशन में H3O+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है, और हम बात करें न्यूट्रल सॉल्यूशन में दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी, और बेसिक सॉल्यूशन में OH- की कंसंट्रेशन H3O+ से ज्यादा होगी। तो जहां पर H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है वो एसिडिक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको OH कंसंट्रेशन दी जाए तो उससे भी आप पीएच वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आप ये काफी अच्छे से जानते हैं कि दोनों आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है 10⁻⁻14, बट ये होता है रूम टेम्परेचर पर। टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये जो प्रोडक्ट है, जिससे वाटर प्रोडक्ट या आइडियल प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोला जाता है, ये जो रिजल्ट है ये हमेशा वेरी कर सकता है अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे। अदरवाइज सॉल्यूशन में ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। एसिडिक बना दो, बेसिक बना दो या न्यूट्रल कर दो, आपके पास दोनों का प्रोडक्ट -14 रहेगा। बस दोनों की वैल्यूज में फ्लक्चुएशन आएगा, दोनों में डिफरेंस जनरेट हो जाएगा अगर आप वाटर में एसिड मिलाते हैं या वाटर में बेसिक सब्सटेंस ऐड करते हैं। बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था पीएच का, और पीएच कैसे कैलकुलेट करना है, पीएच क्या है ये आप समझ चुके हो। पीएच H+ पर डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर H+ ज्यादा होगा तो पीएच की वैल्यू कम होगी। यही बेसिक से क्वेश्चन क्लास 9th में या ATSC में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जिस पर आपको मैंने पीएच स्केल बताया था, जिस पर सारी वैल्यूज लिखी थी और बताया था कि स्केल पर जो 7 वैल्यू ये इंडिकेट करती है न्यूट्रल सॉल्यूशन को। आप 7 से ज्यादा जाएंगे, 14 तक जाएंगे तो सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होता चला जाएगा। 7 से जितना आप डाउन आएंगे उतना सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होता चला जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि इस तरफ कौन सा है कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी OH- की,
और इस तरफ अगर आप मूव करते हैं तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, इसलिए pH की वैल्यू कम होती चली जाएगी। हम काफी अच्छे से जानते हैं pH जो है वो H प्लस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए जिधर pH कम है मींस उस तरफ H प्लस की वैल्यू ज्यादा है, सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी सॉल्यूशन को, एसिडिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो pH कम होगी या ज्यादा। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है जिसकी pH आपको गिवन है 3, आपने इसे डाइल्यूट किया तो इसकी pH में क्या चेंज आएगा। अब पहले तो आपको ये क्लियर हो कि डाइल्यूशन का मीनिंग क्या है। डाइल्यूशन का मीनिंग है कि आप उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हो, मींस वाटर को ऐड कर रहे हो। वाटर को ऐड करने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा और जिस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पर pH डिपेंड करती है उस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट होगी। क्यों अफेक्ट होगी सर? ये मैंने आपको बताया था, मोलरिटी इक्वल्स टू मोल अपॉन वॉल्यूम। मैंने बोला था कि इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को पढ़ लोगे तो आपको pH वाला टॉपिक पढ़ने में और मजा आएगा। तो इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आपने देखा कि ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होती है। अब वॉल्यूम बढ़ाओगे तो फिर जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी, और कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज होगी तो फिर तो pH भी चेंज होगा ही होगा। इसलिए अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो इसकी pH बढ़ती है, और बेसिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो इसकी pH कम होती है। तो डाइल्यूशन पर किस सॉल्यूशन की pH में क्या चेंज आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो ये था बच्चों pH वाला पार्ट जो आपको एक बार फिर अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स जो आप हायर क्लासेस में आयोनिक इक्विलिब्रियम में स्टडी करेंगे। अभी इन क्वेश्चंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हमें 10⁻² मोलर HCl की pH बतानी है। HCl सॉल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, कौन सी कॉन्सेंट्रेशन है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और आपको बतानी है इस सॉल्यूशन की pH। आपको बतानी है इस सॉल्यूशन की pH। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके पास है 0.005 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है। आपको इसमें भी pH वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि pH कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला काम में pH इक्वल्स टू माइनस log ऑफ H प्लस। अब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमें पुट करनी है, और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पुट करने से पहले हम देखेंगे कि हमारे को जो कॉन्सेंट्रेशन दी गई है वो कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, ये एसिड की है, HCl की है। तो HCl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बच्चों? HCl की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻², तो H प्लस की कितनी होगी? अब आप खुद सोचिए कि HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका डिसोसिएशन कैसा होता है, ऑलमोस्ट 100%। याद कीजिए मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड, फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एंड सेकंड वन इज वीक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जिनका डिसोसिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, मींस उसके अंदर जितने हाइड्रोजन होते हैं वो अलग हो जाते हैं, मींस जितना मोल आपके पास HCl का होगा उतना ही आपके पास किसका होगा, H प्लस का होगा। 10⁻² मोलर का मतलब है कि 1 लीटर में 10⁻² मोल HCl, 1 लीटर में 10⁻² मोल HCl है। तो जितने HCl होंगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, H प्लस मिलेगा। क्यों? क्योंकि HCl जो है H प्लस प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो जितना HCl है उतने आपको क्या मिल जाएंगे, H प्लस। मतलब मैं इस कॉन्सेंट्रेशन को H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बोल सकता हूं। इतना सा आपको केवल इंटरप्रेट करना है। अब आप pH निकाल सकते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस log 10⁻²। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को पुट कर दें, पहले थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है क्या मैं उसे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बोल सकता हूं? अगर बोल सकता हूं तो डायरेक्ट पुट करो, pH कैलकुलेट करो। अब आप इसे आगे सॉल्व करें। मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, log A टू दी पावर B को आप क्या लिख सकते हो, B log A लिख सकते हो।
तो आप यहाँ पर -2 को आगे ला सकते हैं और pH आपको मिल जाएगा -2 log 10, ये आगे हो जाएगा +2 एंड वी नो दैट वैल्यू ऑफ log 10 इज इक्वल्स टू 1। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ पर आपको pH कितनी मिलेगी 2 मिलेगी। इस सॉल्यूशन की pH कितनी होगी 2 होगी। अब यहाँ पर 10⁻³ पुट कर दो तो pH कितनी मिलेगी 3 मिलेगी। तो HCl सॉल्यूशन की pH जो है वो चेंज होती चली जाएगी। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन, इस वैल्यू को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 5 × 10⁻³ मोलर H2SO4, 5 × 10⁻³ मोलर H2SO4। ये कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और H2SO4 कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। तो हम जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड तो काफी कॉमन एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका डिसोसिएशन कैसा होगा सर, इसका डिसोसिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। जितने सल्फ्यूरिक एसिड होंगे उसके डबल आपको क्या मिलेंगे, सल्फेट मिलेंगे, सॉरी उसके डबल आपको क्या मिलेंगे H+। जितना H2SO4 होगा, आप देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ पर कितना है 2, मींस जितना H2SO4 है उसका डबल आपको क्या मिलेगा H+। तो फिर हमें तो H+ चाहिए, तो यहाँ पर अगर ये कितना है 5 × 10⁻³ तो ये कितना होगा, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपको मिलेगा 2 × 5 × 10⁻³ मींस 10 × 10⁻³ 10⁻²। मींस इस सॉल्यूशन में, इस H2SO4 सॉल्यूशन में H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 10⁻²। इस सॉल्यूशन में H+ की कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल चुके हैं। तो अब pH आप सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें, pH भी आ जाएगा। तो pH के लिए आप यही फॉर्मूला लगाएं 10⁻², और इससे आप फर्दर लिख देंगे 2। तो pH आपको इस सॉल्यूशन का कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। इस सॉल्यूशन की pH कितनी आ जाएगी बच्चों। तो ये एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं जो आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, मींस आयनिक में जो आप क्वेश्चन स्टडी करेंगे वो होंगे कि यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। आपके माइंड में क्वेश्चन बन गया होगा कि सर अगर वीक एसिड ले लिया जाए तो फिर क्या होगा। वीक एसिड ले लिया जाए तो मैं ऐसा तो कर नहीं सकता। अगर मान लो यहाँ कार्बोनिक एसिड होता H2CO3 तो फिर मैं ये नहीं बोल सकता था कि जितना H2CO3 है उसका डबल मेरे पास H+ होगा, क्योंकि इसका जो डिसोसिएशन है वो 100% नहीं होता है। तो फिर मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि इसका कितना परसेंटेज डिसोसिएट हो रहा है, और उसी बेसिस पर मैं वहां पर H+ निकालूंगा और तभी मैं pH बताऊंगा। मतलब वीक एसिड के लिए आंसर देना इतना आसान नहीं है जितना आसान क्वेश्चन का आंसर देना स्ट्रॉन्ग के लिए। चलिए और केसेस कैसे बन सकते हैं, और टिपिकल केस बन सकता है कि मैं किसी एसिड की जगह कोई सॉल्ट ले लूं, जैसे कि मैंने देखा था NH4Cl, मैं कोई सॉल्ट सॉल्यूशन ले लूं तो फिर pH किस तरह से निकाली जाएगी, क्या फॉर्मूला होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा। तो बच्चों ये सारे कॉन्सेप्ट आप स्टडी करेंगे क्लास 11 में। तो आप अपने माइंड में सारे कॉन्सेप्ट बनाकर रखिए कि आपने जो pH स्टडी किया है वो आप आगे किस तरह से काम में ले सकते हैं, और आगे आने वाले कॉन्सेप्ट को किस तरह से इन कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से समझ सकते हैं। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम 2 एसिडिक सॉल्यूशन को मिला दें तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसकी pH क्या होगी। हम एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को मिला दें तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसकी pH क्या होगी। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो ये है कि अभी अभी आपने देखा, मैं बात करता हूँ एक HCl सॉल्यूशन 2 है तो pH की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। 10⁻³ है तो pH आपको 3 मिल जाएगा। 10⁻4 है तो pH आपको 4 मिल जाएगा। 10⁻6 है तो pH 6 मिल जाएगा। 10⁻7 है तो pH 7। 10⁻8 है तो pH 8। क्या ये डेटा पॉसिबल है? मेरा क्वेश्चन ये है कि सॉल्यूशन एसिड का है, सॉल्यूशन एसिड का है और मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करता जाऊंगा, कॉन्सेंट्रेशन को कम करता जाऊंगा तो pH की वैल्यू राइज होती जाएगी,
क्योंकि pH H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप देखिए कि 10⁻²पर pH 2 थी, pH 3 हो गई, pH 4 हो गई, 6 हो गई। क्या एसिड के लिए pH 7 हो सकती है? pH 7 तो किसके लिए होती है? न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए होती है, और 8 किसके लिए होती है? बेसिक सॉल्यूशन के लिए होती है। तो क्या इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, हमने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन से एसिड न्यूट्रल हो गया और फिर बाद में एसिड बेस बन गया? ये तो गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आप अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग इस डेटा के साथ मैच करें तो क्या एसिडिक सॉल्यूशन पानी मिलाने पर बेसिक हो जाएगा? डाइल्यूशन से बेसिक हो जाएगा? मतलब pH की रेट आ रही है, कहीं ना कहीं कुछ गलत हम कर रहे हैं। यहां तक सब कुछ जायज था, बट ये जो रिजल्ट आपको मिला है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसके बारे में सोचिए, अगर आपको HCl की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁸ मोलर गिवन है तो इससे pH निकालने के लिए हम अगर 10⁻⁸ पुट करते हैं तो आंसर 8 आता है। ये गलत क्यों है? इस बारे में सोचना है, ये गलत क्यों है? तो बच्चों ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है जिनकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी कम होती है, इन्हें बोला जाता है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इतने ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर आप डायरेक्ट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन को पुट कर रहे हो तो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि आपने एसिड को ऐड किया किसमें? वाटर में। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वाटर में भी H प्लस आयन होते हैं, वाटर में भी H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है। आपने ये जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ली है, ये कॉन्सेंट्रेशन कौन से H प्लस की है? एसिड वाले H प्लस की है। आप H2O के H प्लस को तो काउंट ही नहीं कर रहे थे, और अब तक हमने काउंट नहीं किया क्योंकि कोई जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? कि अगर मैं इसमें 10⁻⁷ को काउंट करूंगा, इसमें काउंट करूंगा, मतलब 10⁻⁷ से भी कम होगा, तो इस वैल्यू को इनके साथ काउंट करने पर कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा। अब तक हम इस वैल्यू को इग्नोर करते थे, अब तक हम इसे नेग्लिजिबल कंसीडर करते थे, क्योंकि सॉल्यूशन इतना डाइल्यूट नहीं था। जब तक सॉल्यूशन इतना डाइल्यूट नहीं था तो आप वाटर से H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन को नेग्लेक्ट कर रहे थे। लेकिन जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाए, इतना डाइल्यूट हो जाए कि आप एसिड के H प्लस के सामने वाटर के H प्लस को इग्नोर ना कर पाओ, तो फिर उस केस में जो आप यहाँ पर H प्लस पुट करेंगे वो टोटल H प्लस पुट करेंगे एसिड के प्लस वाटर के। फिर से रिपीट करता हूं, जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाए तो उस केस में आप वाटर का जो H प्लस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को, उसके नंबर ऑफ मोल्स को इग्नोर नहीं कर सकते। जब सॉल्यूशन इतना ज्यादा डाइल्यूट नहीं था, कॉन्सेंट्रेटेड था, तो आप इसमें वाटर के H प्लस को काउंट नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट pH निकाल देते थे, क्योंकि उनको काउंट करोगे तब भी pH आपका अप्रोक्सीमेटली 2 ही मिलेगा। इसलिए हमने काउंट नहीं किया, बट अब आप इसे इग्नोर नहीं कर पाओगे। और अब आप देखिएगा, जब आप ये वैल्यू पुट करके यहां पर रिजल्ट निकालेंगे तो आपका जो आंसर मिलेगा वो लेस देन 7 मिलेगा। 7 के क्लोज होगा बट 7 से कम होगा। तो अब आपका आंसर 8 नहीं आएगा, अब आपका आंसर 8 नहीं आएगा, लेस देन 7 आएगा, जो कि प्रूफ करता है कि आपने सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया है, बट ये सॉल्यूशन एसिडिक है, ये सॉल्यूशन एसिडिक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था बच्चों, जिसे आप बाद में फिर से स्टडी करेंगे, बट आप चाहें तो फिर से रिवाइज कर लें इसे। ठीक है, ये वैल्यू डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में pH निकालना, मतलब pH निकालने का एक बेसिक आइडिया मैं आप लोगों को दे चुका हूं कि किसी न्यूमेरिकल में pH कैसे निकाली जाती है और pH वैल्यूज क्या इंडिकेट करती है। चलिए, अब इस तरह से आपको अपने कंटेंट में जो आपको मॉड्यूल या जो कंटेंट मिला हुआ है उसके अंदर कई सारे सॉल्यूशन की pH गिवन होगी, ब्लड की pH, सलाइवा की pH, कोल्ड ड्रिंक pH सबकी दी होगी। तो उस डेटा को एक बार पढ़े। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी इन वैल्यू से पूछ लिया जाता है, तो अपने माइंड में कुछ बेसिक चीजें हैं जिनकी pH तो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अगला टॉपिक जो है जिसके लिए हमने pH को स्टडी किया, वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम
ऑलमोस्ट सारे इंडिकेटर स्टडी कर चुके हैं। एक इंडिकेटर बचा हुआ था, यूनिवर्सल इंडिकेटर। नाम ही इंडिकेट करता है कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब, पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो इंडिकेटर होगा ये ब्राउन कलर्ड सॉल्यूशन होगा, एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स। ये कई सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। और ये कैसा इंडिकेटर है? क्या ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है? नहीं, ये विजुअल इंडिकेटर है। तो फिर मतलब ये कलर में चेंज शो करता होगा। तो किस तरह से और कैसे कैसे कलर चेंज शो करता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। शोज डिफरेंट कलर इन सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट pH। तब थोड़ा अलग स्टेटमेंट है। अब तक आप किसी इंडिकेटर के बारे में पढ़ते थे तो तीन चीजों की बात करते थे कि एसिडिक में कैसा होगा, बेसिक में कैसा होगा, न्यूट्रल में कैसा होगा। जबकि यहां पर आ रहा है कि डिफरेंट कलर्स का मतलब बहुत सारे कलर, और वो कलर डिपेंड करेंगे कि सॉल्यूशन की पीएच कितनी है। मतलब अलग अलग पीएच के लिए अलग अलग कलर, अलग अलग पीएच के लिए अलग अलग कलर। मींस अगर हम एसिडिक में भी अलग अलग पीएच की बात करें, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पीएच 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, यहां तक 7 पर सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। बट आप जानते हैं कि ये सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और यहां पर इस रेंज में सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। मतलब कि ये सारी पीएच वैल्यूज अलग अलग है। तो स्टेटमेंट का मीनिंग तो ये हुआ कि ये सारे सॉल्यूशन एसिडिक हैं, बट इन सब में इंडिकेटर जो कलर देगा वो अलग अलग कलर देगा। इन सब की प्रेजेंस में जो इंडिकेटर का कलर है वो आपको कैसा मिलेगा? डिफरेंट मिलेगा। तो ये बिल्कुल सही है, अलग अलग पीएच के साथ आपको अलग अलग कलर मिलेगा। आप यूनिवर्सल इंडिकेटर देखना चाहें तो लेबोरेटरी में आपको एक बोतल मिलेगी जो यूनिवर्सल इंडिकेटर की होगी, और उस बोतल पर एक स्केल बना हुआ होगा। उस बोतल पर जो पेपर लगा हुआ होता है उस पेपर पर एक स्केल बना हुआ होगा, उसके ऊपर सारी पीएच वैल्यूज मेंशन होगी, और हर एक पीएच वैल्यू के साथ एक कलर वहां पर प्रेजेंट होगा। हर एक पीएच वैल्यू के साथ वहां पर एक कलर प्रेजेंट होगा, और आप देखेंगे कि सॉल्यूशन जब एसिडिक होगा तो आपको इस तरफ नजर आएंगे ऑरेंज कलर, येलो, पिंक, रेड। इस टाइप के कलर्स आपको किस तरफ मिलेंगे? एसिडिक सॉल्यूशन के लिए। बट अलग अलग पीएच पर आपको कलर की इंटेंसिटी अलग अलग मिलेगी। यहाँ ऑरेंज, येलो, फिर आपको पिंक, रेड इस तरह से मिलेगा। उसी तरह से 7 पर जो सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। आप चाहे, अगर आपको सॉल्यूशन का नेचर नहीं पता तो मैंने क्या किया, एक कंटेनर में सॉल्यूशन दिया, इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड किया, और इसके बाद जो कलर यहाँ पर उसको मैं बोतल पर बने हुए कलर की जो लेबलिंग है इसके साथ कंपेयर करूंगा। अगर यहां पर कलर मेरे पास ग्रीन आता है और यहां पर जो ग्रीन कलर होगा वहां पर पीएच वैल्यू मुझे 7 लिखी हुई मिलेगी, तो उस यूनिवर्सल इंडिकेटर से आप सॉल्यूशन की पीएच पता कर सकते हो, उसका नेचर पता कर सकते हो। पीएच 7 का मतलब है कि ये सॉल्यूशन कैसा हुआ? न्यूट्रल होगा। तो फिर बेसिक सॉल्यूशन में कैसे कलर मिलते हैं? बेसिक सॉल्यूशन में आपको कलर मिलते हैं वायलेट, पर्पल, ठीक है, ब्लू, लाइट ग्रीन, इस तरह से यहाँ पर पर्पल कलर तक का वेरिएशन आता है, ब्लू, पर्पल, वाइट। तो ये बेसिक सॉल्यूशन में आपको ऐसे कलर मिलेंगे, जितना आप बदल जाएंगे कलर का वेरिएशन बदलता जाएगा। इस तरफ आएंगे तो आप रेड कलर की तरफ आएंगे, उस तरफ जाएंगे तो आपको वायलेट कलर की तरफ शिफ्ट होते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये कलर वेरिएशन आप स्टडी कीजिएगा, इसलिए मैंने आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर बताया है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपसे कलर पूछ लिया जा सकता है या आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है कि किस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर किस तरह का रहेगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ग्रीन के लिए पूछे जाते हैं जिसके लिए पीएच कितनी होती है? 7। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो कि एक और इंडिकेटर था, इसे भी आपको रिवाइज करना है। इसकी थ्योरी, इसकी डेफिनेशन, ये इंडिकेटर का मिक्सचर है और ये डिफरेंट इंडिकेटर पर डिफरेंट पीएच पर
डिफरेंट डिफरेंट कलर शो कर, मीन्स अगर डिफरेंट डिफरेंट पीएच के एसिडिक सॉल्यूशन होंगे तो उन डिफरेंट डिफरेंट एसिडिक सॉल्यूशन के लिए भी आपको जो इंडिकेटर में कलर मिलेगा, जो इंडिकेटर की प्रेजेंस में कलर मिलेगा, वो सारे सॉल्यूशन में आपको डिफरेंट कलर मिलेगा। ये था इंडिकेटर, पीएच वाला पार्ट पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन, जो कि आप पहले भी स्टडी कर चुके हो, बट हम एज ए टॉपिक इसे फिर से स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन मींस न्यूट्रलाइज करना। किसको न्यूट्रलाइज करना? एसिड को या बेस को। और एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करने का एक ही तरीका है कि दोनों को मिला, दोनों को मिला। एसिड के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? एसिड के लिए रेस्पॉन्सिबल है H+, और बेसिक नेचर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? OH-। H+ को खत्म करना है तो इसकी जरूरत है OH- की, और OH- को न्यूट्रल करना है तो जरूरत है H+ की, और हमें इन दोनों को मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? H2। तो यही मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगी न्यूट्रलाइजेशन में। अब हम न्यूट्रलाइजेशन को डिफाइन कर देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन इट इज अ केमिकल प्रोसेस और इट इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन acid and base to form salt and water। ये भी ध्यान रखिए, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो होगा ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, एसिड और बेस की रिएक्शन होगी और इससे आपको मिलेगा सॉल्ट, वाटर, और आपको यहाँ पर कुछ अमाउंट में एनर्जी लिबरेट हो। मींस जिस कंटेनर में आप एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज कर रहे हो वो कंटेनर गर्म हो जाएगा, वो कंटेनर गर्म हो जाएगा। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस हमने लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। ये ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर 57.1 किलो जूल एनर्जी लिबरेट होती है। ये कॉम्बिनेशन था एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का। ये कॉम्बिनेशन था एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, दोनों पावरफुल हैं। तो यही एक मैक्सिमम लिमिट है कि आपको 1 मोल के कॉम्बिनेशन से इतनी एनर्जी आपको मिल सकती है। अगर आप इनमें से किसी भी एक को वीक ले लेंगे, दोनों में से कोई भी एक वीक होगा, तो जो एनर्जी यहाँ पर मिलेगी वो आपको मिलेगी लेस देन 57.1 किलो जूल। तो ये एक एडिशनल डेटा है जिसे आपको याद करना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब 1 मोल H+ और 1 मोल OH- कंबाइन होंगे तो आपको एनर्जी कितनी मिलेगी? 57.1 किलो जूल। और अगर दोनों में से कोई भी एक वीक हुआ तो एनर्जी का अमाउंट इससे कम हो जाएगा। ये न्यूट्रलाइजेशन था बच्चों, बड़ा सिंपल है, बट इस डेफिनेशन को आपको अप्लाई करना है, इस डेफिनेशन को अप्लाई करना है, इसलिए मैंने टॉपिक स्टार्ट किया। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपकी डेली लाइफ में जहां पर भी एसिड आपको परेशान कर रहा है, जहां पर भी एसिड आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसे खत्म करने के लिए किसका सहारा लेंगे? बेस का, ताकि वो बेस उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। आपकी परेशानी कैसे खत्म होगी? अगर एसिड खत्म तो परेशानी खत्म, और एसिड को खत्म करने के लिए हमारे पास एंटासिड की फॉर्म में कौन प्रेजेंट है? बेसिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो हम किसकी मदद लेंगे? बेस की मदद लेंगे। अगर कहीं पर बेस आपको परेशान कर रहा है तो आप उसे खत्म करने के लिए एसिड को काम में ले सकते हैं, क्योंकि एसिड को खत्म करना मतलब न्यूट्रलाइज करना, और न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बेस लेना पड़ेगा। तो यही न्यूट्रलाइजेशन है, और इसी न्यूट्रलाइजेशन को हमें डेली लाइफ में स्टडी करना है, अप्लाई करना है। Now see the application of neutralization in daily life। डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन की जो एप्लीकेशन है, अलग अलग पॉइंट है, आप लोगों ने स्टडी भी किए होंगे। थ्योरी है, बट इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि
आपके डेली लाइफ के कई सारे प्रैक्टिकल केसेस हैं जिसके साथ ये थ्योरी आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन की एप्लीकेशन की। तो फर्स्ट एप्लीकेशन होगी दैट न्यूट्रलाइजेशन इज यूज्ड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसे आप न्यूट्रलाइजेशन की हेल्प लेते हैं वो हम देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको फेस करने के लिए आपको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की हेल्प लेनी पड़ती है। तो आपको पता होगा कि इन स्टमक, आपके स्टमक में फूड के लिए, डाइजेशन ऑफ फूड के लिए, और डाइजेशन ऑफ फूड जो एसिड रिलीज होता है HCl गैस्ट्रिक जूस जो आपकी बॉडी में रिलीज होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। एक लिमिटेड अमाउंट में जब आप फूड इंटेक करते हैं तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए HCl आपकी बॉडी में रिलीज होता है। बट अगर मैं बात करूं कि ये HCl एक्सेस में रिलीज हो, अगर एक्सेस में आपकी बॉडी में HCl रिलीज होगा जो कि रिक्वायरमेंट से ज्यादा होगा, मींस एक्सेस में होगा, तो फिर ये क्या करेगा, इट विल कॉज पेन एंड इरिटेशन। इससे पेन स्टार्ट हो जाएगा, इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, या कई तरह की प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाएगी। मींस आपको स्टमक एसिडिटी हो जाएगी। और इस एसिडिटी को खत्म करने का एक ही तरीका है कि हम इस एसिडिक सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करें। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एसिडिटी जो है, ये एसिडिटी यहाँ पर इंक्रीज होगी। एसिडिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि स्टमक की जो पीएच है, जो वहां का पीएच लेवल है, वो डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो आपको इसे क्योर करने के लिए, इसे खत्म करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन की नीड होगी। न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू आप क्या करेंगे कि पीएच जो है उसे इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी बॉडी में क्या मिक्स करेंगे, या आप क्या लेंगे, यूज एंटासिड। ये एक टर्म है बच्चों, इसे ध्यान रखिएगा। एंटासिड किसे बोला जा रहा है, जो एसिड को खत्म करते हैं। एंटासिड एक तरह के वीक बेस होते हैं जिससे आप एसिड के इफेक्ट को खत्म कर सकते हो। तो एंटासिड आर बेसिक सॉल्यूशन। तो एंटासिड की फॉर्म में आप यहाँ पर किसे ले सकते हैं, MgOH और ट्वाइस, जिसे बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो स्टोमक एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को यूज में लिया जाता है। जब ये न्यूट्रलाइज करेगा तो पीएच फिर से राइज होना स्टार्ट हो जाएगी। मीन सॉल्यूशन की पीएच पहले कम हो गई थी, उससे आपने वापस से बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया आपने, एसिड में किसे मिक्स कर दिया, बेस को मिक्स कर दिया, मींस न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो जानिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का या न्यूट्रलाइजेशन का क्या रोल है। तो आपको बताना है कि HCl एक्सेस में रिलीज होगा तो आपको परेशानी होगी, और उसे खत्म करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। एंटासिड कौन से लेंगे ये पूछा जाएगा। तो एक एंटासिड आपके सामने है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सेकंड हो सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बट इनमें मोस्ट कॉमन आपसे पूछा जाने वाला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बट आपको ये बाकी भी याद करने हैं, ये भी पूछ लिए जा सकते हैं। तो ये कुछ केमिकल बेसिक सब्सटेंस हैं जो स्टमक एसिडिटी से रिलीफ पाने में आपकी हेल्प करते हैं। ये फर्स्ट एप्लीकेशन की न्यूट्रलाइजेशन की। सेकेंड एप्लीकेशन की बात करें, सेकेंड एप्लीकेशन है pH चेंज लीड्स टू टूथ डिके। मतलब pH में चेंज होना, pH में चेंज होने का मतलब है कि सॉल्यूशन का जो नेचर है वो वेरी होना, या तो हो सकता है वो ज्यादा एसिडिक हो जाए या ज्यादा बेसिक हो जाए। pH चेंज होने से टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। पहले टूथ डिके को समझते हैं। टूथ डिके क्या होता है? टूथ डिके मींस आई एम टॉकिंग अबाउट टीथ। आपके जो टीथ हैं इन पर एक कोटिंग है, ठीक है, दांतों पर एक कोटिंग जो आपको नजर आती है, ये कोटिंग होती है जिससे बोला जाता है व्हाइट इनेमल कोटिंग। और ये व्हाइट इनेमल कोटिंग बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस। स्ट्रॉन्ग केमिकल सब्सटेंस है कैल्शियम फॉस्फेट, जिसकी ये बनी होती है।
तो कैल्शियम फॉस्फेट वैसे तो आसानी से अफेक्ट नहीं होता है, बट जब आपके माउथ की पीएच ऑफ माउथ बिलो 5.5 से कम हो जाती है, कम होने लग जाती है, मींस माउथ की एसिडिटी बढ़ जाती है या माउथ की पीएच कम होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस केस में जो व्हाइट एनेमल कोटिंग है ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, बेकार होना स्टार्ट हो जाती है, आपके टीथ कमजोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर पीएच का कम होना मींस माउथ में अगर एसिडिटी बढ़ गई, एसिडिक नेचर बढ़ गया, तो फिर ये व्हाइट एनेमल कोटिंग खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पीएच का चेंज होना या ज्यादा एसिड आपको अफेक्ट कर रहा है। अब ये किस तरह से एसिडिक, ये पीएच कम कैसे हो सकती है? या तो आप कोई एसिडिक फूड इंटेक करें, दूसरा तरीका ये है कि आप बहुत ज्यादा मीठा खा लें। सुगरी फूड से भी बॉडी मींस आपके माउथ में जो लैक्टिक एसिड जो रिलीज होगा वो क्या करेगा, पीएच को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इस पीएच कम होने से मींस इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, to neutralize toothpaste required, which contains some basic ingredients. तो हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है टूथपेस्ट की, इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप 2 बार टूथपेस्ट करें। टूथपेस्ट से क्या होगा कि माउथ की पीएच जो है वो मेंटेन रहेगी। इसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो पीएच लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो इसका दूसरा एक तरीका ये है कि या तो आप सुगरी फूड को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें। तो पीएच चेंज होना आपके माउथ के लिए मींस दांतों के लिए हार्मफुल है, और उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, टूथपेस्ट। क्लियर? ये थी एक और एप्लीकेशन। अब फर्दर नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन और कहां पर यूज में लिया जाता है। तो आपने सुना होगा कई बार चींटी वगैरह या कुछ एनिमल्स आपकी बॉडी पर अफेक्ट करते हैं, आपको स्टिंग करते हैं, काट लेते हैं, तो फिर उस केस में भी हमें न्यूट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इन क्योरिंग स्टिंग्स बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट जो होते हैं ये बॉडी पर स्टिंग करेंगे, और स्टिंग के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको इस मेथड की नीड होगी, न्यूट्रलाइजेशन की। इसमें सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। आर्म स्टिंग आपको पता है जो कि आपकी बॉडी में इंजेक्ट करेगा HCOOH, which is known as formic और मिथाइलिक एसिड। एसिड है तो ऑब्वियस सी बात है कि यह आपकी बॉडी में पेन या इरिटेशन आपको क्रिएट करेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एसिड है तो फिर पीएच जो है वो कम हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। एंड टू न्यूट्रलाइज, या हम बोल सकते हैं इट्स अफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय rubbing soap solution at affected area। जहां पर भी आर्स्टिंग आपकी बॉडी में मींस जहां पर भी चींटी ने काटा है, आप उस पर्टिकुलर पार्ट को सोप सॉल्यूशन से या सोप से रब कर लेंगे तो आपको इंस्टेंटली रिलीफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि सोप सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो आपको जो पेन और इरिटेशन हुआ था वो एसिड से हुआ था, और आप बेसिक सॉल्यूशन से रब करेंगे तो आपको इस पेन से रिलीफ मिल सकता है। एक और तरीका है हमारे पास, यहाँ पर हम जिंक कार्बोनेट जिससे बोला जाता है कैलेमाइन सॉल्यूशन, इससे भी आप इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये था आर्ट स्टिंग का केस। आर्ट स्टिंग हो या फिर बी स्टिंग हो, दोनों ही केसेस में आप सॉफ्ट सॉल्यूशन या जिंक कार्बोनेट जिससे बोला जाता है कैलेमाइन सॉल्यूशन से काम। तो एक और ऐसा स्पेशल केस है, आर्ट स्टिंग बी स्टिंग हुआ, और स्पेशल केस है वास्प स्टिंग। ये भी आपसे पूछ लिया। वास्प स्टिंग जो है वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट करता है एल्गी।
तो अब तक आपकी बॉडी में इंजेक्ट हुए थे, मींस जो आपको अफेक्ट हुआ था वो एसिड से आप इफेक्ट हुए थे, और यहाँ पर जो है वो है एल्कली, मींस बेसिक सॉल्यूशन। तो इस बेसिक सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है एसिटिक एसिड की, जिसे बोला था विनेगर। विनेगर सॉल्यूशन से वाष्प स्टिंग से रिलीफ मिल सकता है। तो आप देखिए कि जहां एसिडिक है उसका कॉम्बिनेशन मींस हमने बेसिक की हेल्प की, जहां बेसिक सॉल्यूशन आपको अफेक्ट करता है तो आप एसिडिक सॉल्यूशन से उसे ट्रीट करते हैं। तो ये 3 एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। नाउ लास्ट वन, सॉइल ट्रीटमेंट एंड प्लांट ग्रोथ। pH of soil and plant growth, इसमें न्यूट्रलाइजेशन की क्या एप्लीकेशन है, सॉइल ट्रीटमेंट बोला जाए या सॉइल पीएच बोला जाए या प्लांट की ग्रोथ के लिए पीएच जो है या न्यूट्रलाइजेशन जो है इसका क्या रोल है। तो पहला केस तो हम आपको बता दें कि डिफरेंट क्रॉप के लिए, डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट पीएच सूटेबल होते हैं। आप देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सीजन डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स लगाई जाती है, और अलग अलग क्रॉप के लिए जो रिक्वायरमेंट एनवायरनमेंट होता है वो रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट सबके लिए अलग अलग होता है। किसी को रिक्वायर्ड होती है कि कम पीएच में वो क्रॉप अच्छे से ग्रो करेगी, किसी क्रॉप के लिए पीएच ज्यादा होनी चाहिए तो वो अच्छे से ग्रो करेगी। तो उस अकॉर्डिंग कई बार पीएच को हमें चेंज करना पड़ता है क्रॉप के अकॉर्डिंग। क्रॉप के अकॉर्डिंग पीएच को चेंज करना है। अगर आपने पीएच आज एसिडिक कर दी किसी एक क्रॉप के लिए, अगली क्रॉप के लिए अगर सॉइल पीएच को बेसिक करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर, एक रिक्वायरमेंट ये। दूसरा केस हो सकता है बच्चों एसिड रेन। आपने देखा है कि एसिड रेन से जब रेन होगी तो जो सॉइल होगी उसके अंदर क्या चला जाता है, एसिड चला जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस वाटर के साथ मिलकर एसिड बनाती है, और वो एसिड अगर सॉइल में चला जाएगा तो एसिड रेन से भी सॉइल की पीएच जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ पर भी आपको न्यूट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो क्रॉप के लिए अगर पीएच बढ़ानी है तो आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर जो न्यूट्रलाइजेशन होगा सॉइल का, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सॉइल बाय कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोला होता है लाइमिंग ऑफ सॉइल। सॉइल ट्रीटमेंट के लिए हम सॉइल में मिक्स करते हैं लाइम या लाइम क्विक लाइम, या फिर आप वहां पर स्लैक्ड लाइम मिक्स करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी मिक्स कर सकते हैं। तो इनकी मिक्सिंग से ये कैसे सब्सटेंस है, बेसिक सब्सटेंस, इनसे पीएच क्या होगी, फिर से मेंटेन होगी। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है लाइमिंग ऑफ सॉइल। तो इस तरह से आप फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, मेन्योर ऐड करते हैं, जो कि पीएच वैल्यू को चेंज करते हैं। तो पीएच को चेंज करने के लिए लाइमिंग की जाती है, या फर्टिलाइजर ऐड किए जाते हैं, मेन्योर ऐड किए जाते हैं। ये कंटेंट था न्यूट्रलाइजेशन की एप्लीकेशन का सॉइल ट्रीटमेंट के लिए। तो बच्चों अब तक का जो कंटेंट था न्यूट्रलाइजेशन एप्लीकेशन, इसे आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अब हम एसिड और बेस पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नए पार्ट को स्टार्ट करेंगे। नया पार्ट होगा सॉल्ट से रिलेटेड। तो सॉल्ट को समझने के लिए एसिड और बेस का कुछ बेसिक पार्ट आपको रिक्वायर्ड होगा, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने से पहले आप एसिड और बेस का जो क्लासिफिकेशन है स्ट्रॉन्ग और वीक का, और डिफरेंट एसिड के मेन फॉर्मूलाज उससे अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।